नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हम मध्यकालीन भारत चल रहा था हमारा, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे थे, है ना। और दोस्तों जो हमारे साथी, जो हमारे दोस्त, जो हमारे विद्यार्थी आज इस चैनल पर नए आए हैं, तो मेरा ये उनसे कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में हमारा कहां तक हो गया था, हम लोधी वंश आपको करा रहे थे। और लोधी वंश में क्या करा दिया था हमने, बहलोल लोधी करा दिया था और सिकंदर लोधी करा दिया था, है ना। तो आज बात करेंगे लोधी वंश के अंतिम शासक की। वो कौन था दोस्तों, इब्राहिम लोधी। ठीक है, चलिए इब्राहिम लोधी के बारे में बात कर लेते हैं। और ये वीडियो दोस्तों आपको क्या है, लास्ट तक देखना है ना, जिससे कि आपको कुछ समझ में आए। ऐसे नहीं 2 मिनट देखा और बंद करके फिर दूसरी वीडियो देखने लग गए। इब्राहिम लोधी, आज दोस्तों आपको इब्राहिम लोधी करा देंगे। और अगर हो गया तो इसका जो है दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है ना, उसके बारे में भी आज करा देंगे। ठीक है, देखते हैं आज कहां तक होता है। चलिए तो इब्राहिम लोधी की बात कर लेते हैं। इब्राहिम लोधी ने कहां से कहां तक शासन किया था, तो ये किया था दोस्तों 1517 से लेकर के 1526 तक। 1517 एडी से लेकर के 1526 एडी। और 1526 एडी में क्या हो जाता है दोस्तों, आपको पता ही होगा, बाबर आ जाता है। बाबर आक्रमण कर देता है, इब्राहिम लोधी को मतलब समाप्त कर देता है, यानी ये युद्ध में इसकी जान चली जाती है ना, युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो जाता है। चलिए तो इब्राहिम लोधी के बारे में बात करते हैं। शुरुआत इसकी आक्रमण से ही करते हैं ना। तलवारें चलेंगी थोड़ी देर में। आप किस किस के बीच चलेंगी, मेवाड़ के शासक कौन थे, राणा सांगा, उनके बीच में। और किसके बीच में, इसके बीच में, इब्राहिम लोधी के बीच में, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मेवाड़ है, ठीक है। इधर बात कर लेते हैं, दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली की बात करें तो कौन है यहाँ पर, इब्राहिम लोधी है। इब्राहिम लोधी, है ना, इब्राहिम लोधी। और यहां पर कौन है दोस्तों, राणा सांगा। राणा सांगा, ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1517 ईडी में। 1517 ईडी में हुआ था। और इसको युद्ध को जो नाम दिया गया है वो कौन सा दिया गया, खातूली का युद्ध। कौन सा दोस्तों, खातूली। जैसे मान लो कोई रोटी खा के आया है तो पूछते हैं ना कि रोटी खा ली, तो कहते हैं खातूली, है ना। तो उससे याद कर लेना आप, खातूली से, है ना, खातूली। ये क्या है, खातूली का युद्ध है, ये खातूली का युद्ध, ठीक है। यहां अगर बात करें तो राणा सांगा के साथ कौन है, इसका पुत्र है। पुत्र की अगर बात करें दोस्तों तो कौन है पुत्र इसका, भोजराज, ठीक है। भोजराज के बारे में अगर मैं बताऊं दोस्तों, भोजराज की पत्नी है, इनकी क्या है, इनकी एक पत्नी है ना, इधर बता दे रहा हूं ना पत्नी के बारे में। इनकी पत्नी है, क्या नाम है उनका, मीराबाई, ठीक है। अब आपको पता चली गया होगा। तो जो मीराबाई हैं वो किनकी पत्नी है, भोजराज की, है ना। पुत्रवधू किसकी है, राणा सांगा की, है ना। तो मीराबाई को तो आप जानते ही होंगे, कृष्ण की दीवानी, है ना। गाना भी है इस पे एक। अब गाना तो सुनाना नहीं है मुझे, है ना। यहाँ कोई क्या बोलते हैं उसको, इंडियन आइडल का ऑडिशन तो चल नहीं रहा जो मैं आपको जो है गाना सुना के यहाँ पे बताऊंगा, है ना। तो चलिए फिलहाल मीराबाई को छोड़ते हैं, युद्ध की बात करते हैं ना। तो युद्ध की अगर बात करी जाए तो भोजराज क्या है, मेवाड़ राणा सांगा की तरफ से, कौन, राणा सांगा की तरफ से इनके पुत्र जाते हैं। और ये यहाँ पे क्या होता है, युद्ध हो जाता है ना। यहाँ दोनों सेनाएं आ जाती हैं आपस में और तलवारें चल जाती हैं यहाँ पर, है ना। तो अगर बात करें तो भोजराज की यहाँ पे जीत हो जाती है, भोजराज की जीत हो जाती है। इब्राहिम लोधी यहाँ पे क्या होता है, हार जाता है। यहाँ पर ये आपको समझ में आया, क्लियर। अगर आया है तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हाँ आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करेंगे अगले युद्ध की, है ना। तो अगले युद्ध की बात करें तो यही है, अगर बात करें तो ये होता है दोस्तों बाड़ी धौलपुर का युद्ध है। कब होता है ये, बाड़ी धौलपुर का युद्ध है। बाड़ी
धौलपुर। ये अगर बात करें तो कितना में होता है, ये 1528 एडी में होता है। और किन किन के बीच में होता है, ये राणा सांगा के बीच में, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। ठीक है, किस किस के बीच में, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। इनमें तलवारें चल जाती हैं, तलवारें बना सकते हैं आप, है ना। ये देखो मैंने तलवारें भी बना दी है ना, तलवारें चल गई, खून की नदियां बह गई। ठीक, और यहां बात करें तो जीत किसकी होती है, राणा सांगा की फिर से जीत हो जाती है। और ये इब्राहिम लोदी क्या होता है, फिर से हार जाता है। यहां तक क्लियर। ठीक, चलिए तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं और स्टडी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप जो है कमेंट करके बताएंगे कि हाँ समझ में आ रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना, क्योंकि दोस्तों फैमिली भी हमारा बड़ा होना चाहिए। जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे तब तक काम नहीं चल पाएगा हमारा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो सबसे मतलब प्रमुख युद्ध अब इब्राहिम लोदी का होने वाला है। कौन सा है वो आपको पता ही होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना। और देखते हैं, आपको अगर नहीं पता है तो आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। 1526 में होता है ये, 1526 एडी में। ठीक है, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत पर इस टाइम पे कौन विराजमान है गद्दी पर, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, है ना। और अगर बात करें तो दोस्तों दूसरी तरफ कौन है, काबुल। काबुल का शासक है, इसका नाम क्या है दोस्तों, बाबर। यहां तक समझ में आया, बाबर, है ना। और ये कौन है, ये मुगल बाबर है ये। अगर अब यहां पे दोस्तों हिस्ट्री में क्या होता है, मुगलों की एंट्री होती है 1526 में। और ये कौन सा युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, चलिए अगर इसकी बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है, दोनों की सेना आपस में भिड़ जाती है। ठीक है, यहां पे क्या होता है दोस्तों, जो मुगल बाबर है उसकी क्या हो जाती है, जीत हो जाती है ना। मुगल बाबर की क्या हो जाती है, यहाँ पे जीत हो जाती है। और ये क्या है, इब्राहिम लोदी यहाँ पे हार जाता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उसकी जीत होगी तो इसकी तो हार होनी है ना। तो अगर बात करें तो दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, आलम खां के बारे में ना। आलम खां क्या है इसका, आलम खां। और एक और है जिसका नाम क्या है दोस्तों, दौलत खां, है ना। दौलत खां लोदी। अगर इसकी बात करें तो दौलत खां लोदी क्या है, इसको टैक्स देता है, किसको, इब्राहिम लोदी को टैक्स देता था। कहां से, पंजाब से, है ना। पंजाब पर ये जो है शासन करता था दौलत खां। और दौलत खां क्या है, इब्राहिम लोदी को टैक्स देता था, क्योंकि इब्राहिम लोदी के अंडर में ही क्या करता था, ये शासन करता था। कौन, दौलत खां। ठीक है, टैक्स याद रख लेंगे इससे, है ना। पूछा नहीं जाता वैसे एग्जाम में, अगर कोई मिल जाए आपको एसएससी एग्जाम में तो मैंने ये बता दिया है आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इससे आगे। ये आपके समझ में आ ही गया होगा। तो जब ये युद्ध होता है दोस्तों, मुगल बाबर और ये दिल्ली पर इब्राहिम लोदी है, इन दोनों का आपस में युद्ध होता है, तो क्या होता है, इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है ना। तो एक बात नोट कर लेंगे, दिल्ली सल्तनत का ये पहला ऐसा सुल्तान था जो क्या था, युद्ध के मैदान में मारा गया था, है ना। दिल्ली सल्तनत, है ना, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया ना, युद्ध के मैदान मारा गया। ठीक है, आगे दोस्तों अगर बात करें इसकी तो इसका एक पॉइंट और लिख लेंगे इसके बारे में, ज्यादा खास नहीं है इसका। ये युद्ध है, ये इंपोर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में
पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो आप बता देंगे इब्राहिम लोदी और किसके बीच में हुआ था, मुगल बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1526 ईडी में हुआ था। ईडी मतलब एनो डोमिनी ईस्वी। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और रह गया, ये क्या था दोस्तों, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। कौन, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। इब्राहिम लोदी की बात करें तो क्या है, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद कोई भी शासक नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आई होप ये दिल्ली सल्तनत वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट होता है। दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे, है ना, बुल खिलातू शायद लोदी मिले, ये मैंने ट्रिक आपको शुरुआत में कराई थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके बाद चलते हैं कि ये जो दिल्ली सल्तनत था इसका प्रशासन किस प्रकार चलता था, कौन इसका प्रमुख होता था, कौन कौन से इसके प्रमुख अधिकारी होते थे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आई होप आज के लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा दिल्ली सल्तनत पूरा। काफी टाइम से इसे करा रहे हैं ना, बीच में कुछ दिन दोस्तों गैप हो गया, कोई बात नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, नहीं करा पाते, कभी कभी दिक्कत रहती है। चलिए इसके बारे में बात करें, किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रशासन की बात करें तो सबसे पहले बात करें केंद्रीय प्रशासन की। किसकी बात करेंगे, केंद्रीय, क्योंकि दो प्रशासन होते हैं, एक केंद्रीय होता है एक प्रांतीय होता है, तो प्रांत के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, केंद्रीय प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सुल्तान की। सुल्तान की दोस्तों अगर बात करें तो ये किसके, खलीफा के जो है अंडर काम करता था, है ना, और ये क्या था, दिल्ली सल्तनत का ये क्या था, सर्वोच्च अध्यक्ष था। दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च अध्यक्ष होता था ये, है ना, सर्वोच्च अध्यक्ष। सुल्तान कौन था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च अध्यक्ष था। और ये सभी जो सुल्तान थे दोस्तों वो किसके अंडर आते थे, किसके आधिपत्य में काम करते थे, ये खलीफा के आधिपत्य में मतलब काम करते थे ना, इनके किसके अंडर थे ये, सुल्तान, उसके खलीफा के। ठीक है, तो लिख लेंगे दोस्तों सभी सुल्तान की अगर बात करें तो ये खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार करते थे। सभी सुल्तान खलीफा के आधिपत्य, है ना, आधिपत्य को स्वीकार करते थे। ठीक है, चलिए दूसरी दोस्तों अगर बात की जाए तो दूसरे बात करें, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी एक सुल्तान था, मैंने आपको इसे बारे में बताया था आपको, है ना, कौन था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, है ना, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसकी दोस्तों अगर बात करें तो इसने क्या किया था, खिलजी, है ना, इसने क्या किया था, इसने अपने आप को ही मतलब सुल्तान घोषित कर लिया था, है ना, क्या बोलते हैं इसको, खलीफा घोषित कर लिया था इसने अपने आप को, है ना, यानी इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया, खलीफा
खलीफा घोषित कर लिया, स्वयं को क्या कर लिया इसने, खलीफा घोषित कर लिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में बात करते हैं। ये तो सुल्तान हो गया, ये तो सर्वोच्च अध्यक्ष हो गया, और ये किसके अंडर काम करता था, ये खलीफा के अंडर काम करता था, है ना। और एक सुल्तान ऐसा भी था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया, वो कौन था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये मैंने आपको कराया था, ठीक है, पहले ही मैं इसको करा चुका हूं। तो चलिए चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं ना। अब मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से मंत्री थे, कौन कौन से विभाग थे। ठीक है, आई होप ये आपको सही लग रहा होगा। आप अगर नए आए हैं तो जो है दोस्तों चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, जिससे कि आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिमंडल की दोस्तों अगर बात करी जाए तो इसमें सबसे पहले जो विभाग के बारे में, मंत्री के बारे में बात करेंगे, वो है कौन है, नायब-ए-ममलिकात। नायब-ए-ममलिकात। नायब-ए-ममलिकात की अगर बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों, ये सुल्तान का प्रतिनिधि होता था, है ना। ये क्या होता था, सुल्तान का प्रतिनिधि। ठीक है, नायब-ए-ममलिकात क्या था, ये दोस्तों क्या था, ये ममलिकात नहीं है, ममालिक है ना। क्या है दोस्तों, ममालिक। नायब-ए-ममालिक, ये गलती हो गया, सॉरी, ममालिक, नायब-ए-ममालिक। ठीक है, तो नायब-ए-ममालिक क्या था, ये सुल्तान का प्रतिनिधि होता था। ठीक है, आगे अगर इसकी बात करें तो ये स्थायी पद नहीं था, यानी ये कभी होता था, ये किसी किसी सुल्तान के टाइम पर था, किसी किसी सुल्तान के टाइम पर नहीं था। तो अगर लिखेंगे दोस्तों इसमें स्थायी पद नहीं था, ये स्थायी पद नहीं था। अगर बात करें तो ये शुरू किसने किया था, शुरू की अगर बात करें तो ये शुरू किया था सबसे पहले बहराम शाह ने। किसने शुरू किया था, ये शुरू बहराम शाह ने किया, बहराम शाह ने किया। सबसे अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम ममालिक कौन था, प्रथम ममालिक की अगर बात करें ये कौन था, एतगीन था, ये है ना, एतगीन। प्रथम ममालिक की बात करें दोस्तों तो ये कौन था, प्रथम ममालिक एतगीन था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो क्या है दोस्तों, वजीर। दूसरा कौन सा है, वजीर। वजीर की बात करें तो ये प्रधानमंत्री होता था, प्रधानमंत्री, है ना। ठीक है, वजीर की बात करें तो प्रधानमंत्री होता था। और प्रधानमंत्री अगर बात करें तो ये क्या है दोस्तों, सुल्तान का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था, ये ना, सुल्तान का सबसे प्रमुख, है ना, जो सबसे प्रमुख होता था, यानी जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा होता था सुल्तान को, उसी को ये है प्रधानमंत्री बनाता था, है ना, सबसे प्रमुख व्यक्ति। तो ये बताया मंत्रिमंडल में पहला पद बताया हमने, नायब-ए-ममालिक, सुल्तान का प्रतिनिधि होता था, ये स्थायी पद नहीं था। शुरू किसने किया था, बहराम शाह ने। और प्रथम जो ममालिक था वो कौन था, एतगीन था, है ना। इसके बाद वजीर आता है। वजीर कौन होता था दोस्तों, प्रधानमंत्री होता था। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो ये सुल्तान का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे अगर इसकी बात करें तो यहां तक हो गया, है ना। आगे अगर बात करें तो इसकी मदद के लिए भी होते थे वैसे, है ना। किसकी मदद के लिए, वजीर की मदद के लिए। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई एसआई है, सब इंस्पेक्टर, तो उसके साथ कांस्टेबल रहते हैं, नहीं रहते। तो ऐसे ही है ये, इसके साथ इसके भी सहायक होते थे। वो कौन कौन से होते थे इसकी मदद के लिए। तो अगर बात करें दोस्तों इसका काम क्या रहता था वैसे प्रधानमंत्री का, तो ये क्या था, ये वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था। ये क्या होता था, ये वजीर, है ना, वजीर तो चल रहा है, वजीर। और वजीर कौन, प्रधानमंत्री। ये क्या था, ये वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था, वित्त विभाग का अध्यक्ष।
वित्त विभाग का ये अध्यक्ष होता था। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इनकी मदद के लिए कौन होता था, मदद कौन करता था, मदद दो इन्होंने सहायक बना रखे थे। कौन कौन से थे, मुशर्रिफ ए ममालिक। कौन थे दोस्तों, पहला था मुशर्रिफ ए ममालिक। ठीक है, और अगर बात करें तो इसका काम क्या होता था दोस्तों, मुशर्रिफ ए ममालिक का ये व्यय का हिसाब रखता था, है ना। मुशर्रिफ ममालिक क्या करता था, व्यय का हिसाब रखता था ये, यानी ये देखता था कितना मतलब खर्च हो गया, कितना खर्चा है हमारे प्रशासन में, जो हमारा शासन चल रहा है उसमें कितना हमारा खर्चा आ रहा है, ये कौन रखता था इसको, मुशर्रिफ ए ममालिक। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा अगर बात करें दोस्तों तो ये था दोस्तों मुस्तौफ ए ममालिक। मुस्तौफ ए ममालिक, ये कौन होता था दोस्तों, ये मुस्तौफ ए ममालिक होता था, है ना। और अगर इसकी बात करें तो ये कौन होता था, ये जांच अधिकारी होता था, ये जांच करता था, जांच अधिकारी कहीं मतलब गड़बड़ी तो नहीं हो रही वित्त विभाग में या किसी और में, ये गड़बड़ी तो नहीं चल रही है ना, ये हिसाब कौन रखता था, मुस्तौफ ए ममालिक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें तो अगला जो पद है वो है दोस्तों दीवान ए आरिज। क्या है दोस्तों, दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये सैन्य विभाग होता था। ये क्या होता था, ये सैन्य विभाग होता था। इसकी बात करें तो इसका काम क्या रहता था, ये इसका जो अध्यक्ष होता था उसकी अगर बात करें तो अध्यक्ष की बात करें तो ये था दोस्तों आरिज ए ममालिक। क्या होता था ये, आरिज ए ममालिक। ठीक, अगर इसकी बात करें तो कार्य जो होता था दोस्तों इसको सेना को मतलब सेना में अनुशासन रखना इसका काम होता था, है ना। अगर इसके कार्य की बात करें तो ये क्या करता था, सेना में अनुशासन रखता था। ये सेना में क्या करता था ये दोस्तों, अनुशासन रखता था। ठीक है, आगे अगर बात करें तो ये जो सेना के अधिकारी होते थे ना उनकी जांच करता था। ये सैनिक अधिकारियों की ये क्या करता था, ये जांच करता था। ये जांच करता था काम सही से कर रहे नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि सेना में भर्ती हो गए और काम कर नहीं रहे, है ना। तो सैनिक अधिकारियों की जांच करता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर दोस्तों बात करें तो आगे था, और अगर एक और मुख्य कार्य देख लें इसका तो ये क्या था, मतलब जो हथियार की आपूर्ति होती है ना, उसकी जो हथियार वगैरह रसद जो भी होता था उसकी पूर्ति करता था ये ना। हथियार और रसद आपूर्ति बोलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, रसद आपूर्ति। ये इसका काम करता था, है ना, कितने हथियारों की जरूरत है और कैसे कैसे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो अगले विभाग की बात कर लेते हैं। ये दोस्तों दीवाने इंसा। क्या है दोस्तों, ये दीवाने इंसा है ना, दीवान ए इंसा। चलिए इसकी बात कर लेते हैं दीवान ए इंसा की। तो ये क्या होता था दोस्तों, ये होता था राजकीय पत्र विभाग, यानी जहां पे जो है पत्र वगैरह जो लिखे जाते थे ना, पत्र लिखे या किसी दूसरे राज्य के लिए पत्र भेजना है या किसी दूसरे राजा को लड़ाई का संदेश भेजना है, तो ये किसका काम होता था, ये दीवान ए इंसा का काम होता था। ठीक है, तो ये क्या था, ये राजकीय पत्र विभाग होता था। ये राजकीय
पत्र विभाग। ठीक है, अगर इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या रहता था, राजा और अधिकारियों के जो दोस्तों जो पत्र होते थे लिखे जाने वाले, उनको जो है लिखना और उन्हें भेजना। ठीक है, इसमें अब ये पत्र विभाग से समझ में आ जाएगा ना, दीवाने इंसान मतलब राजकीय पत्र विभाग, इनका काम क्या होता था, जो राजकीय पत्र होते थे उनको लिखना और उनको भेजना। ठीक है, पूरा मतलब लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप इसी से समझ जाना। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए, आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, दीवाने इंसा आपका हो ही गया। इसके बाद आते हैं दीवाने रसालान। किसके बारे में बात करेंगे, दीवान ए रसालान। दीवाने रसालान की दोस्तों अगर बात करें तो इसका काम क्या रहता था, ये दोस्तों विदेशी मामलों में क्या करता था, ये जो विदेश मंत्री होते हैं ना, ये विदेश मंत्री होता था, है ना। विदेश मंत्री का काम क्या रहता है, दूसरे प्रदेश में जाना, है ना, दूसरे देश में जाना, बातचीत करना, समझौते करना, ये सब किसका काम रहता है, विदेश मंत्री का। तो अगर कार्य की बात करें तो ये क्या था दोस्तों, सुल्तान के लिए ये सलाहकार के रूप में काम करता था एक, है ना। तो विदेशी मामलों में सुल्तान का सलाहकार होता था ये, है ना, सुल्तान का सलाहकार। विदेशी मामलों में ये क्या होता था, ये सुल्तान का सलाहकार होता था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे दीवाने रसालान हो गया। दीवाने रसालान के बाद बात करते हैं किसकी दोस्तों, सद्र उस सुदूर की बात कर लेते हैं। किसकी, सद्र उस सुदूर। नाम थोड़ा दोस्तों कठिन है याद करना, लेकिन आप क्रम वाइज से करेंगे ना, 1 बाय 1 करेंगे तो आप कर लेंगे ना। सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर की बात करें तो ये क्या होता था दोस्तों, सद्र उस सुदूर ये दोस्तों क्या था, ये जो धर्म और दान है ना, धर्म जैसे मान लो कोई धार्मिक स्थल है, उसमें कोई दान कर रहा है तो ये उसका क्या है, अध्यक्ष होता था उस विभाग का। सद्र उस सुदूर, धर्म व दान विभाग का अध्यक्ष। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं धर्म, ठीक है, सद्र उस सुदूर। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो अगला है दोस्तों काजी उल कुजात। क्या है दोस्तों, काजी उल कुजात, काजी उल कुजात। अब ये क्या होता था दोस्तों, काजी उल कुजात। अगर इसकी बात करें तो ये मुख्य न्यायाधीश होता था, है ना। ये क्या होता था, ये मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, होता था। आगे बात कर लेते हैं। आगे दोस्तों बात करें काजी उल कुजात के बाद तो ये है दोस्तों वकील ए दर। क्या होता था, वकील ए दर। अब ये वकील नाम समझ के मत देना, ये कोर्ट कचहरी वाला वकील है ना, वो नहीं है ये, वकील ए दर। तो वकील ए दर की बात करें तो ये क्या होता था, ये जो शाही परिवार होते थे ना, उनकी जो खाना जो खाते हैं ना, खाना पानी जो भी है, उनकी सुरक्षा मुहैया कराना, ये किसका काम होता था, वकील ए दर का, है ना। यानी जो शाही परिवार थे, शाही परिवार के खाना सुरक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, क्या था दोस्तों, शाही परिवार के खाना था सुरक्षा की व्यवस्था करना, ये किनका काम होता था, ये इनका काम होता था वकील ए दर का। तो एक बार फिर से देख लेंगे, दीवान ए रसालान ये विदेश मंत्री होता था, विदेशी मामलों की में ये क्या कहता था, सुल्तान का सलाहकार होता था, है ना। सद्र व सुदूर की बात करें, धर्म व ध्यान विभाग का अध्यक्ष होता था। काजी उल कुजात की बात करें तो ये मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक है,
और इसकी बात करें तो वकील ए दर ये क्या था, ये शाही परिवार के खाना और सुरक्षा की व्यवस्था करता था। ठीक है, चलिए इसमें अगर बात करें तो इसमें अभी कई है ना, तो अगले लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आई होप इसी के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी प्रिपरेशन को करते रहें अच्छी तरीके से। ठीक है, तो धन्यवाद।